नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। इस वक्त हम 10 जनपद जहां पर सोनिया गांधी रहती है वहां पर खड़े हैं और थोड़ी ही देर पहले यहां से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिलकर निकले हैं और बैठक में सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए होंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के कैप्टन अमरिंदर दोनों के बीच काफ़ी खटास है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू बयानबाजी करते रहे, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो चाहे वो दूसरे मामलों को लेकर के भी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब सोनिया गांधी से मिलकर निकले, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आया था हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने और मैं उनसे मिला हूँ। कई बातें थी हमारी इंटरनल मैटर्स पार्टी की, हमारे पंजाब के डेवलपमेंट की, वो सारी बातें मेरी उनसे हुई हैं। एंड आई हैव जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे एज फार एज पंजाब पार्टी इज कंसर्न और वट एवर अदर पोलिटिकल एक्टिविटी, वी आर ऑल गियर्ड अप टू टेक फुल एक्शन ऑन जो भी वो चाहेंगे। तो हमने सुना कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जो कहेंगी वो मानेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह है जो कि लगातार इस पूरी राजनीतिक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सर, क्या लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह से क्या कहा होगा सोनिया गांधी ने? जी देखिए, ये आखिरी दौर की एक तरह से बातचीत थी। आपने देखा पहले विधायकों से बात हुई, मंत्रियों से मंत्रणा हुई, तमाम जो पंजाब के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनसे मंत्रणा हुई। खुद 2 बार कैप्टन 3 सदस्य कमेटी के सामने पेश हुए, सिद्धू पेश हुए, उसके बाद सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले और आज हाईकमान के पास कैप्टन खुद पहुंचे थे। जो इन्होंने कहा वो तो हमने सुना ही, लेकिन 2 बड़ा पेंच है जो इस मीटिंग में हो सकता है कि सुलझा हो या नहीं सुलझा हो। बड़ा पेंच ये है कि सिद्धू की भूमिका क्या होगी, वो पीसीसी से चीफ से कम में तैयार होने को तैयार नहीं दिख रहे और दूसरी तरफ अमरिंदर जो है उनको वो ओहदा देना नहीं चाहते। तो क्या डिप्टी सीएम और कैबिनेट और कैंपेन कमेटी के चीफ के तौर पे सिद्धू मान जाएंगे, जो कि एक फार्मूला बताया गया अंदर से, या फिर वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे? तो आज तमाम बातें कैप्टन ने अपनी जगह रख दी होगी, लेकिन ये एक संगठन की बात है। एक दूसरा मसला है सरकार का। मैं आपको ये बताऊं कि सरकार में जो कैबिनेट है वो बहुत ही असंतुलित है। जो 32 सांसद आते हैं सिख समुदाय से, उसमें 7 अभी मंत्री हैं, लेकिन वहीं जो दलित समुदाय से 10 एमएलए आते हैं उनमें एक भी मंत्री नहीं है, जबकि दलित का जो वहाँ पे वोट परसेंट है वो 31 के आसपास है। तो अब जब चुनाव आने जा रहा है तो ऐसे में पार्टी को अगर सब समुदाय को साथ में लेकर चलना है तो वो बैलेंस बनाना पड़ेगा और इसलिए यहाँ पे संगठन के साथ साथ सरकार की भी बात होनी है, उसमें भी संतुलन लाना है। इस पर भी बात हुई होगी इस मीटिंग में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उमाशंकर जी बता रहे थे कि संगठन के अलावा सरकार को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हुई है। खैर, क्या कुछ निकलेगा उमाशंकर जी लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर यही कह रहे हैं कि जो सोनिया गांधी कहेंगी वो उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब रुक करते हैं इसी सत्ता के गलियारे की एक और महत्वपूर्ण खबर से। खबर है कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो संभावित मंत्री हैं उन्हें फोन करके दिल्ली बुला लिया गया है। केंद्र में मंत्री थावरचंद गहलोत की छुट्टी कर दी गई है, उन्हें अब कर्नाटका का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके अलावा तमाम और नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा चल रही है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अभी इस वक्त जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक चल रही है। ज़्यादातर संभावित मंत्री पहले से ही दिल्ली में हैं। संभावित मंत्री आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। इस बीच जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर अभी चर्चा जारी है। नीतीश कुमार का कहना है कि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहले बीजेपी नेतृत्व से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहेंगे वो जेडीयू मानेगी। केंद्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है, इस बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार जेडीयू शामिल होगी और क्या कुछ फार्मूला बन पाया है इस बार? नहीं, किसी फार्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही हैं
बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। इसमें कोई खास बात नहीं। 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है, ऐसा सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे। जो कभी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। हिमांशु, कब तक हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और नीतीश कुमार के जेडीयू कोटे से कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं? इसी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। देखिए, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल के विस्तार और रिशफल को लेकर जो चर्चा वो निर्णायक दौर में है। अब से कुछ देर पहले मैं जेपी नड्डा के घर पर हूं और यहां पर बीएल संतोष जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं वो यहां पर थे। करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक रहे और माना जा रहा है कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप जो है उसमें सलाह मशवरा अब अंतिम दौर में है। 1 दर्जन से अधिक नाम हैं जिनको दिल्ली आने को कहा गया है और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं उसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का नाम चल रहा है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश से रीता बहुगुणा जोशी, रामशंकर कठेरिया, वरुण गांधी के नाम की भी चर्चा है बीजेपी के गलियारों में। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको भी दिल्ली आने को कहा गया है। इसके अलावा राहुल कासवा का नाम चल रहा है। पशुपति पारस, लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जिस तरह का गतिरोध अभी चल रहा था उस संदर्भ में ये भी महत्वपूर्ण है। पशुपति पारस को भी कहा गया आप दिल्ली में रहें। जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इसमें पेच ये है जिसका जिक्र नीतीश कुमार भी कर रहे थे कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के सामने जेडीयू ने 4 मंत्री पद की मांग रखी है। जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि अभी बीजेपी के 17 सांसद हैं बिहार में और बिहार से 5 मंत्री यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं मोदी सरकार में। तो ऐसे में अगर 16 सांसद हैं जेडीयू के तो जेडीयू को भी कम से कम 4 मंत्री पद मिलना चाहिए। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है पूजा कि आपको याद होगा 2019 में जब मोदी सरकार बनी थी उस वक्त भी चर्चा थी कि जेडीयू सरकार में शामिल होगी, लेकिन बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने सिर्फ एक मंत्री परिषद में सिर्फ 1 सीट ऑफर की थी जिसको नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। अब 2 साल बाद एक बार फिर चर्चा है, एक बार फिर आरसीपी सिंह बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप से सलाह मशवरा करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। लेकिन जेडीयू के कोटे से कितने लोग आएंगे, बीजेपी कितना ऑफर करेगी, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, इस पर अभी मंथन चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिन नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, खबर है कि वो एक एक करके जेपी नड्डा से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमें इंतज़ार है कोई नेता जिसे सरकार में शामिल किया जा सकता है वो अभी तक जेपी नड्डा के घर नहीं पहुँचा है। हम ये मानकर चल सकते हैं कि कैबिनेट एक्सपेंशन जो एक्सरसाइज है उसको अभी भी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप एक अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है। संगठन जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा चल रहा है और जब सलाह मशवरा पूरा होगा उसके बाद ही बड़ी तस्वीर साफ होगी कि ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन और रिशफल एक्सरसाइज है, पहला बड़ा फेरबदल मोदी सरकार में 2019 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, वो कब तक पूरा होगा। चर्चा है कि कल भी ये हो सकता है, पर इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप सभी लिस्ट को कब तक फाइनल करने में कामयाब हो पाती है। पूजा जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कौन मंत्री पद खो सकता है, कौन नया मंत्री होगा, इस पर नज़र बनी हुई है और खबर है कि इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बढ़ते आगे महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का जो मानसून सत्र है 2 दिनों का आज खत्म हो चुका है और आज दूसरे दिन कार्यवाही से पहले बीजेपी जो है वो अपने 12 विधायकों के निलंबन के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सीढ़ियों पर बैठ गई बैनर और पोस्टर्स के साथ और वहीं पर समानांतर सदन चलाने की कोशिश की। राज्य के कई हिस्सों में भी बीजेपी कार्यकर्ता अपने विधायकों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की के आरोप में 12 बीजेपी विधायकों को कल 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। बीजेपी इस कार्रवाई को राजनीतिक तौर से प्रेरित और विपक्ष की ताकत को कमजोर करने वाला बता रही है। मध्य प्रदेश में गुना जिले के चाचौड़ा में एक नाली चोरी हो गई। चौंकिए मत, यकीन कीजिए ऐसा हुआ है और एक किसान ने बाकायदा इसकी शिकायत समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री और वहां के विधायक लक्ष्मण सिंह के सामने रखी है। वहीं सीधी जिले में तो बाकायदा 1 किलोमीटर लंबी सड़क चोरी हो गई। सरकार ने दोनों मामलों में जांच और कार्रवाई की बात कही है।
देदला गाँव 2019 में हुई स्वीकृत, 2020 में निकले उसके पैसे। गाँव में नाली नहीं, पता नहीं कहाँ चोरी हो गई। पूर्व मंत्री और चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह की समीक्षा बैठक में देदला गांव के किसान शिवराज सिंह की शिकायत से सब हैरान रह गए। हमारा कैमरा देदला गांव में दौड़ा तो शिकायत सही मिली। पता लगा कि गांव के सुरेश कुमार के मकान से शमशान घाट की ओर 1.5 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 22 जनवरी 2020 को 49,915 रुपए का भुगतान भी हो गया, यानी सरकारी फाइलों में नाली बंद तो गई, उसके बाद बस अब दिख नहीं रही। हमारे ग्राम पंचायत देदला में एक नाली बनी थी जो चोरी हो चुकी है। अच्छा। चोरी इसलिए हो गई है कि 2019 में उसकी राशि स्वीकृत हुई, 2020 में पैसे निकाल लिए गए। प्रशासन के अधिकारियों ने बोला कि नाली चोरी कहाँ हो गई। मैंने कहा चोरी इसलिए हो गई कि आपने पैसे निकाल लिए और आप बोल रहे हो कि हमने पैसे जमा करवा दिए। आप ये बताइए, जिस गांव में नाली की ज़रूरत है उसमें नाली आज के टाइम पे नहीं है। आज से कम से 20 साल से नाली नहीं, वहाँ कैसी भी नाली नहीं, कभी नाली नहीं बनी। गुना में नाला तो सीधी जिले के मेंढरा गांव में 20 लाख की लागत से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क रातों रात गायब हो गई। उप सरपंच और गांव वाले सड़क गायब होने की पुलिस थाने में शिकायत करने भी पहुंचे। हमारे वार्ड क्रमांक 15 में इतना ज़्यादा रोड बनी थी यहाँ पर, और कि पूरा फर्स्ट क्लास के बनी थी, लेकिन हमने रात में उठ के देखा तो एक भी मुरुम नहीं है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। लोगों के द्वारा आज आवेदन दिया गया है, उस आवेदन की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो कुछ पाया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। सर, आवेदन में क्या है, क्या बिंदु क्या है? बिंदु ने लिखा है कि मेरे घर के सामने रोड बनी थी जो जिससे मेरा निस्तार भी होता था, दूसरे दिन चोरी हो गई। सरकार कह रही है दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये जो मामला आपने बताया है अभी मेरे संज्ञान में आप लाए हैं, इससे पहले मेरे पास कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है, और अगर ये है तो बहुत गंभीर मामला है। हालांकि मैंने अधिकारियों से चर्चा की है, तो कुछ प्रकरण जो लोकपाल में चल रहे हैं, जो मनरेगा का हमारा लोकपाल होता है, उसमें इस तरीके के प्रकरण चल रहे हैं। और अगर माननीय विधायक जी या कोई भी अगर मेरे को इस बारे में शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से गंभीरता के साथ और सख्ती के साथ इसकी जांच, और अगर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामले तब आ रहे हैं जब 15 अगस्त से सरकार केंद्रीय पंचायती मॉडल का सिटीजन चार्टर लागू करवाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सरपंच और पंचायत सचिवों की भूमिका और बढ़ जाएगी। पंचायती राज सिटीजन चार्टर के अलावा मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त ने आदेश दिया है कि पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसे संबंधित मामलों का सारा ब्यौरा और जितने भी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है इसका भी ब्यौरा पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर डाला जाए। लेकिन ऐसे मामले देखकर लगता है कि और सख्ती की ज़रूरत है। गुना से नीरज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश प्रदेश में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके की मुश्किलें फेस कर रहे हैं बच्चे। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब और मजदूरों के बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ा है। नगर निगम ने अभी हालिया में एक फरमान जारी किया है जिसमें ये कहा है कि गूगल मीट के ज़रिए ऑनलाइन क्लासें करवाई जाएंगी। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास करवाने में क्या दिक्कतें हैं, देखिए मेरी ये रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों के ऑनलाइन क्लास की हकीकत दिखाने के लिए 10 साल के चंपक हमें अपने तीमारपुर की झुग्गियों में ले जा रहे हैं। यहाँ 9वीं में पढ़ने वाली सुहाना मिली। 30 पूर्व देशांतर रेखा की माँ। भाई बहन को मिलाकर एक घर में 4 बच्चे हैं, लेकिन मोबाइल केवल उनके पिता के पास है। सुहाना की माँ राबिया कहती हैं कि कोरोना काल के इस 1.5 साल के दौरान ज्यादातर वक्त ऑनलाइन पढ़ाई ठप पड़ी रही। जब स्कूल जाते थे तो कोई परेशानी नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि टीचर पढ़ाते थे, फिर कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ पर काम बाइक ले जाते थे, वहाँ दिखा देते थे, और जो काम वहाँ पर रहता था यहाँ घर पे आकर रहते हैं। मगर जब से लॉकडाउन लगा तब से बहुत परेशानी हो गई है। एक ही मोबाइल है, बच्चे 3 दिन कैसे पढ़ पाए, पूरा दिन आप ही बताओ। सुहाना अकेली नहीं है।
यहाँ मिले चंपक, सुनीता, सुमन, गौरव जैसे दर्जनों बच्चों का यही हाल है। घर में स्मार्टफोन न होने के चलते ऑनलाइन क्लास के वक्त ये सब बच्चे घूमते मिले। हाल में नगर निगम ने इन बच्चों को गूगल मीट के जरिए क्लास कराने का फरमान जारी किया है, लेकिन ना तो इन बच्चों को और ना ही घर वालों को गूगल मीट से ऑनलाइन क्लास कराने का तरीका पता है। फिर मोबाइल तो होगा नहीं तुम्हारे पास? फिर नहीं, मेरे पापा के पास है ना। नगर निगम के स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होमवर्क बच्चों को भेज दिया जाता है, लेकिन हालिया में निगम ने गूगल मीट के जरिए 1 जुलाई से बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने की शुरुआत की है। स्कूल के शिक्षकों को ही बच्चों का गूगल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के 775 सरकारी स्कूलों में 2,30,000 बच्चों में केवल 40% ही ऑनलाइन क्लास से जुड़े, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सरकारी स्कूलों में 1,57,000 बच्चों में से केवल 32,000 ही गूगल मीट से क्लास किए। यही वजह है कि नगर निगम के इस ऑनलाइन क्लास का फायदा इन बच्चों को बहुत कम मिल पा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से गूगल मीट पर पढ़ाने का एक आदेश जारी किया है, लेकिन 1 या 2% ही बच्चे गूगल मीट पर पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर के माता पिता के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, और है तो वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो अपने काम पर उस फोन को साथ लेके जाते हैं। हमारे देश में जहां डिजिटल डिवाइड इतना बड़ा हो, वहां इस लॉकडाउन में गरीबों के बच्चों की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ऑनलाइन क्लास करने की बात कहना और सरकारी आदेश निकालना आसान काम है, लेकिन इस लॉकडाउन में जिन गरीब परिवार और मजदूरों की आय कम हुई है, तो उनके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करना ही पहली प्राथमिकता है। ऐसे में बच्चों के लिए स्मार्टफोन और फिर डाटा खरीदना उन गरीब परिवारों के लिए आसान नहीं है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।